अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आप सबसे। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन नहीं सुनना चाहते तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद शहाब है और मैं जो हूँ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स एंड जो फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा आपको यूट्यूब पे। हम बेसिकली जो ये यूट्यूब पे पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, बट जो मेरा मेन एम है या गोल है या आप समझ लो ये है कि एक ऐसे तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाना जिस तरीके से वो चाहता हो, जिस तरीके से उसको ईजी लगता हो, जिस तरीके से वो जल्दी अंडरस्टैंड कर ले, इस तरीके से जिससे उसको चीज़ें जल्दी समझ आ जाए। ना कि इस तरीके से मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ और बस अपने व्यूज़ ले लो। नो, मेरा मकसद व्यूज़ लेना नहीं। आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट दैट you guys should understand the topics very clearly. Okay, तो जो हम बेसिकली स्टार्ट जो हम लेंगे वो लेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। अब मेरे पास जो पेज है वो उसमें जो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो नहीं है, बट मेरे पास फिजिकली बुक है, तो आप जो बुक सामने रख लें मैं आपको समझा देता हूँ कि वो बेसिकली होता क्या है, वो क्या है, ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको आपने कैसे लेके चलना है, सब का सब सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब चीज़ें आपने ना रट्टा नहीं लगानी, आपने रटा यानी आपने चीज़ें समझनी है। और सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि मैंने बीएस किया हुआ है फिजिक्स के अंदर और आईसीएस फिजिक्स मैंने किया हुआ है। और मैंने जो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 9 ईयर में कंप्यूटर पढ़ी है, उसके बाद साथ साथ मैं अपने कंप्यूटर कोर्सेज करता रहता हूँ। तो यार एक तरफ मेरे पास फिजिक्स का भी नॉलेज है, एक तरफ मेरे पास कंप्यूटर का भी नॉलेज है। तो मैं सर इन्हीं दो सब्जेक्ट्स का फोकस करूँगा और समझाऊँगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। ये न्यू बुक है एनबीएफटी, नेशनल बुक फाउंडेशन ने जो न्यू बुक लॉन्च की है, ये वो वाली है। फैडर बोर्ड इससे बनाएगा। और ये भी मैं बता दूँ कि किस बोर्ड के साथ में लिंक होकर चल रहा हूँ, मैं फैडर बोर्ड का लिंक होकर चल रहा हूँ। और ना सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल गिव यू important MCQs as well as solution of exercise of each chapter। हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर चैप्टर की फिजिक्स की, कंप्यूटर की मैं ट्राई करूंगा, लेकिन उसमें मुझे पता नहीं चीज़ों का, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिजिक्स की आपको हर एक एक चैप्टर के एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा। कंप्यूटर में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन वो उसका भी मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप सबको कंप्लीट पैकेज मिले। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परसों मैंने एक पार्ट बनाया जी 3, जिसे मैंने पहले समझाया, मैं अपलोड किया हफ्ते बाद में मैंने कर दिया 3। मुझे कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आज मुझे कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। मैं उनके तरह नहीं हूँ कि 3 पेज समझा दिए फिर अगले हफ्ता पूरा बैठा रहा, फिर 3 पेज समझा दिया फिर हफ्ता पूरा बैठा रहा। नो, नॉट एट ऑल। जिसने पढ़ना होगा ना सर, वो घंटे की वीडियो भी सुन लेगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा वो 5 मिनट की वीडियो भी सुन लेगा। ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कौन, उसका माइंड सेट क्या है। तो बातें बहुत कर ली, अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का लाइफ साइकिल क्या होता है। बेसिकली मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं कोडर हूँ, तो मुझे पता है, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम किया, तो मुझे पता है कि ये क्या होता है, सारा कुछ कैसे लेके चलना होता है। और सीरियसली मैं बताऊँ, अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना, इतने इतने मज़े का ये टॉपिक है कि आपकी सोच, यू गाइस विल एंजॉय इट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ से ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। एज अ कोडर में बात कर, कोई भी हम नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या आप ये कह लें कि कुछ स्टेप्स या कुछ तरीके जिनको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। और जो इसमें होता क्या है, प्लानिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग मतलब सारा कुछ, फिर टेस्टिंग करते हैं,
फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसके टोटल 10 फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 10 फेजेस, जैसे शॉर्ट में आ जाए, आपने नाम लिखना होगा 10 के, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, इसको हम ये करते हैं, इसको लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा लाइफ साइकिल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर का पूरा लाइफ साइकिल होता है जिसमें हम उसको बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके हम पहले ये सारे फेजेस होंगे, आपने फेजेस के भी नाम लिख देने, और शॉर्ट में ई में इतनी ही जगह होती है कि आप सिर्फ मुश्किल से यही मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। लॉन्ग में अगर दिया फेडरल बोर्ड ने तो वो सारे फेजेस नहीं देगा, वो पागल नहीं है फेडरल बोर्ड, आपको चंद फेजेस के नाम देगा कि यार व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन डिजाइनिंग फेज, प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, मेंटेनेंस फेज एंड कोडिंग, बस ऐसे कर देगा, या कुछ के और नाम ले देगा या चेंज करके इसमें करेगा, और वो ये नहीं कहेगा हाँ जी पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करो, नहीं करेगा वो इस तरह, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो होते हैं 10 फेजेस होते हैं, 10, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग, feasibility, analysis, requirement gathering, design, development coding, testing verification, deployment, documentation, maintenance। देखें, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या होता है, गौर से सुनना आपने, गौर से याद में सुन लिया तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी बात। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज के हैं, आप जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ, आप डॉक्टर के पास आते हो, आप उसको ये नहीं कहते ना मैं बीमार हूँ मुझे दवाई दे दो, ऐसे नहीं कहते ना, आप उसको बताते हो कि हाँ यार मुझे ना बुखार है, या मेरे सर में दर्द है, या मेरे गले में दर्द है, या मेरे पेट में दर्द है, या मेरा जो है ना मेरी कमर में पेन हो रही है, मुझे कोई मेडिसिन दे दो, या मेरे सर में दर्द है मुझे कोई मेडिसिन दे दो, या मुझे आपको अगर नींद नहीं आ रही आप मुझे कोई गोली दे दो, आपको रिलैक्सन दे देगा, वो आपको सॉफ्टवेयर दे देगा, कोई भी तरह की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन वो आपको दे देगा। SDLC में भी यही है, आप सॉफ्टवेयर हाउस में गए हो अपना सॉफ्टवेयर बनवाने के, यार सर आप गए मिले सर मुझे अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो क्या कहेगा सर आप भी प्रॉब्लम डिफाइन करें, आपने क्या सॉफ्टवेयर बनवाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सर मैंने ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें मेरी अटेंडेंस आए रोज़ाना, ठीक है, मेरी अटेंडेंस आए, मेरे मार्क्स आ जाएँ सारे, ठीक है, या मेरे मार्क्स आ जाएँ, मेरी अटेंडेंस आ जाए, इस मुझे ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए। वो कहेगा अच्छा, आपने उसको प्रॉब्लम बता दी कि अब मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर बनवाना, ठीक है। या आप स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की एग्जांपल ले लें जो बुक में है, वो ज़्यादा आपको क्लियरली डिफाइन होगी कि मुझे आप सर ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा दें जिसमें कि मेरे रिजल्ट पेपर होने से लेकर रिजल्ट जनरेशन तक सारा का सारा प्रोसेस है वो कवर हो जाए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अगर आप अपने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज पढ़ेंगे उसमें भी यही होगा, वो ये कहता है इन दिस फेज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और द सिस्टम टू बी डेवलप्ड इज क्लियरली डिफाइंड, कि इस फेज के अंदर प्रॉब्लम या जिस प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी है या जो हमने सिस्टम डेवलप करना है उसको हमें अच्छी तरह से बयान करना होगा। All the requirements are documented and approved from the customer or the company which consists of all the products requirement to be designed and developed during the life cycle, ठीक है। वो कहता है कि हाँ इसमें जो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेड लिखना और अप्रूव करते हैं कस्टमर से, सर ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आप देख लें, ये आपने हमें कहा है ये रिक्वायरमेंट है, ये आपने डॉक्यूमेंट कर लीजिए, और ताकि बाद में आप गिला ना करें सर ये तो मैंने रिक्वायर नहीं थी, या ये तो थी नहीं, या मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, ये देख लें सर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बाद में आप हमें कुछ बताइएगा, वो देखेगा कस्टमर अच्छा हाँ ठीक है ये भी सही है, सही होगा, ओके साइन हो जाएंगे उसके। देखो हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। अब इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पेजेस है ना ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नो डाउट, लेकिन हर पॉइंट में हर जो पेज है उसमें एक पॉइंट प्लस हो रहा है, पिछली चीज़ रिवाइज भी हो रही है, साथ में एक पॉइंट प्लस हो रहा है, ठीक है। और वैसे इन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी गलती की, डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज के या प्लानिंग फेज के बाद में लिखना चाहिए, इन्होंने एंड में जाकर लिख दिया।
खैर भाई एनबीएफ वाले हैं वो उनके साथ हम कह नहीं सकते हैं उनको, खैर छोड़े। नेक्स्ट, अब एक तो मैं आपको दोबारा करता हूँ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आप इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपको इसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, गैदर किया जाएगा कस्टमर से या कंपनी से अप्रूव किया जाएगा जिसने रिक्वायरमेंट्स दी है अपने सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम जिसमें मेरे एग्जाम होने से लेकर रिजल्ट देने तक सारे सॉफ्टवेयर कवर करें। सिंपल इज दैट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फेज विच इज प्लानिंग फेज। आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, प्लानिंग फेज। ठीक है, ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये अब ठीक है। हाँ, प्लानिंग फेज मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर मैं आपको रीड बाय वर्ड एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब प्लानिंग फेज क्या होता है, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ठीक है, सारा कुछ प्लानिंग है ना। अब हमने प्लान करना है, आप बैठ के सामने आपके 2-3 बंदे जो होंगे सॉफ्टवेयर हाउस, वो बैठ के आप अपनी कंपनी से 2 बंदे होंगे, वो बैठेंगे एक टेबल पे, डिसाइड करेंगे कि यार ओके इन्होंने हमें प्रॉब्लम बता दी है, अब हमने ये देखना है, प्लान करना है कि अगर हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं वेल एंड गुड, हम इसको लेकर चलेंगे आगे। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने तो हम कहेंगे सर सो वी कांट अफोर्ड इट। ठीक है, होता है। आई नो कि ना, मैं आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ कि 1 वीक अगो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में एक वो आया, क्या कहते सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आए, एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा खैर अभी। तो उनके साथ हमारी डील बन नहीं पाई, तो उन्होंने एक ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाना था। अब वो कोई ऐसा कंपनी नहीं थी, मतलब कुछ बंदे थे, तो उन्होंने कहा था सर हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें हमारे जो उनकी अकेडमी थी, अकेडमी के ना पूरी अटेंडेंस आई। अब अटेंडेंस अब हमने कहा सर देखिए अटेंडेंस आ तो जाएगी, वो तो मसला नहीं, हम सॉफ्टवेयर बनवाएंगे आपको दे देंगे, बट हमारे पास रिसोर्स भी सारे थे। बट मसला क्या था कि जो उन्होंने कॉस्ट हमें दी कि ये बजट है हमारा, इसमें आप सकते, इसमें हमारा वो हो ही नहीं रहा था। और लेकिन मैं डेवलपमेंट का बंदा हूँ, मैं कोडिंग का बंदा हूँ, मुझे इस चीज़ से पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन वो को किधर ही पता सॉफ्टवेयर आप से बात होती है। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो होगा, उन्होंने कहा कि सर हमें तो लॉस हो रहा है, हमने तो जितना पैसा टेस्टिंग में लगाना होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसटीएलसी में सबसे ज़्यादा पैसा उसमें लगता है टेस्टिंग के अंदर। खैर उनके साथ डील हमारी बन भी नहीं पाए, लेकिन और उसके बाद एक और टीम आई, वो एक और अकेडमी के थे, उन्होंने भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना था, उन्होंने अच्छा बजट में दिया था कि जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो रहा था, और फिर उनको हमने बना के दिया। ये एक हफ्ते उसके बाद ये 2-3 मंथ्स अगो की बात है, ये 3 मंथ्स अगो जो ये अकेडमी का 1 वीक का जो प्लान है उसमें तो मैं था ही, उसमें मैंने अपनी वो क्या कहते हैं अपनी प्रेजेंस में से नहीं हो पाई क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन जिसमें मैं होता उसमें मैं अवेल होता था, सर मैं हूँ तो मुझे भी शामिल कर लेते हैं। यार स्टोरी अपार्ट, तो ये प्लानिंग फेज होती है। प्लानिंग फेज में वो कहते हैं कि एक पर्सनल कॉस्ट को कंडक्ट करना होता है, ठीक है, रिसोर्सेज देखने होते हैं, या हमारे पास रिसोर्सेज हैं नहीं या हैं तो ठीक है, अगर अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम किस सोल्यूशन के साथ जा सकते हैं, ठीक है, इसमें ये सारा होता है। और अब अगर आप प्लानिंग फेज पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज प्रोजेक्ट गोल इज आइडेंटिफाई, प्रोजेक्ट का गोल जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एक्सेस्ड। यार ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको लिख लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है। आप थोड़ा एवोल्यूशन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल कॉस्ट इज कंडक्टेड बाय कंप्यूटराइजेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, कि वो इसमें हम पर्सनल कॉस्ट को देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं कि वो हमारे पास हैं नहीं है, ठीक है। अब ये गैदर्ड इन्फॉर्मेशन हमने फंक्शन गैदर करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि यार हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर कोई सोल्यूशन नहीं बनता तो प्रोजेक्ट प्लान, अगर हम देखते हैं कि यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम इसको, ठीक है, अगर हमारे पास कॉस्ट है बट कोई हम शॉर्टकट हमारे पास नहीं मिल रहा तो हम उसको पता है फिर क्या करते हैं, उसको हम फिर एक प्रोजेक्ट कम्प्रीहेंसिव डिटेल प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और मैनेजमेंट के बाद देते हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो
ये होता है बेसिकली सारा इसमें ये आता है। एग्जांपल ये क्लाइंट के इसमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग विल बी मेड टू सेट द अल्टीमेट गोल एंड एस्टिमेट रिसोर्सेज एंड पर्सनल कोड इज प्रिपेयर्ड। ये वही जो मैंने बात ऊपर आपको पूरी बताई है, इसमें वही सारा आ गया। फिजिबिलिटी स्टडी फेज, ठीक है, फिजिबिलिटी। इसके आगे जो है वो 3 पार्ट होते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, लीगल, स्केजुअल। बहुत बहुत मजे का टॉपिक है ये फिजिबिलिटी वाला। होता है फिजिबिलिटी, इसमें आपको जूम थोड़ा सा कर देता हूँ एक सेकंड। नहीं अब थोड़ी सी खराब हो रहा है एंगल, हाँ ये ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी जो है इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, क्या ये फिजिबल है प्रोजेक्ट। अब इसमें मेन चीज आती है, इसमें डिसाइड जाता है कि ये हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। वो तो प्लानिंग तो सारी वो तो होगी, लेकिन अब मेन आता है फिजिबिलिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिजिबिलिटी में आपको मैं कहता हूँ, हम कुछ चीज़ें देखते हैं, क्या चीज़ें क्या होती हैं कि यार ये जो सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं ये लीगल है, ये क्या ये लीगल है कि हम इसको बनाएं। क्योंकि सर अगर आप कोई चीज़, हम ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस वाले कोई ऐसी चीज़ बनाए जो लीगल ही ना हो, तो बैन लग जाता है, तो बैन लग जाएगा उसमें, ठीक है, लीगल चीज़ें बनवानी। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसमें भी, वैसे आगे इसके पार्ट है तो मैं वहाँ का आपको समझा दूंगा। मैं आपको थोड़ा और दे रहा है फिजिबिलिटी स्टडी में होता क्या, ठीक है। लीगल है ये चीज़ है कोई नहीं, टेक्निकल, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं इतने कि हम इसको बना पाएँ, मतलब इतने गैजेट्स इतने इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं कि हम इसको बना पाएँ, इसमें ये आ जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल, क्या ये ऑपरेशनल है, जो उनका सॉफ्टवेयर है वो इस सॉफ्टवेयर की नीड्स को मीट करता है। एक होता है ना कंपैटिबल, तो फर्स्ट करो मैं बना देता हूँ सॉफ्टवेयर जो आईफोन में चलता है, एंड्रॉयड वालों ने तो मुझे पड़ के मारना है कि भाई तूने सॉफ्टवेयर बनवाया iOS का, अब हम एंड्रॉयड वाले कहाँ जाएंगे। तो चलो मैंने एंड्रॉयड का बना दिया, iOS का बना दिया, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता हूँ जो 50,000 के ऊपर मोबाइलों में जिनका अच्छे स्पेक्स हैं उनमें चलेगा, ना मोबाइल में चलता ही नहीं है। उन्होंने पकड़ के मुझे मारना है, भाई ये क्या बना दिया आपने। अब हर बंदा तो 50,000 प्लस अच्छा मोबाइल का अफोर्ड नहीं पाता, तो अच्छी बात नॉर्मल भी होती है, अब वो क्या करेगा। तो इसमें ऑपरेशनल ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं बेसिकली, ठीक है। अब फिर आ जाता है वही इकोनॉमिकल, कि ये जो है वो सॉफ्टवेयर, इसको बनवाने की कॉस्ट कितनी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तुम्हारी सारी कॉस्ट बनी, ये प्रोजेक्ट बनेगा 20 लाख पे, सॉफ्टवेयर हमारा बन जाएगा, वो हमें जो टीम है वो दे ही हमें सिर्फ 15 लाख रही है, तो हमें हाफ प्रॉफिट होगा। हम कहेंगे ना सर ये अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा। सर हम क्यों बनाएं जब 15 लाख का बजट दे रही है, हमारा खर्चा ही 20 लाख रुपये आ रहा है, प्रॉफिट भी नहीं, लॉस में हमें जाने की क्या जरूरत है। आप जाइए, हमारे पास लाइन लगी हुई है, और कोई आ जाएगा सॉफ्टवेयर बनवाने जो आपसे अच्छा बजट देगा। तो इसमें ये देखा जाता है। तो अब यहाँ से मैं बता देता हूँ, फिजिबिलिटी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ठीक है। ये इट इन्वॉल्व वैल्यूएशन वेरियस डायमेंशन, इसको आप देखने नहीं लाइन बना लेंगे कोई मसला नहीं है। आप लिखते हैं इट इज एनालिसिस एंड एवल्यूशन ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम टू वेदर टेक्निकली, फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, लीगली, ऑपरेशनली फिजिबल विद एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम। इस कॉस्ट एंड टाइम जो हमें दिया गया इसमें ये फिजिबल है नहीं है, ठीक है। ये हमें लिखना है डिफरेंट फिजिबिलिटी स्टडीज आई एक्सप्लेन एज फॉलो। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, तो ये हम आ गए टेक्निकल फिजिबिलिटी। ओ माय गॉड मेरा गला, वैसे मेरा तो गला खराब है तो इसलिए मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ी सी अजीब सी आ रही हो, तो सॉरी फॉर दैट, मैं पहले माजत कर लेता हूँ आपसे। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी जो होती है ना वो, कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो iOS वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, वो इसमें फिट बैठती है। ओके, मैं एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ जो सर आपके मैक पे चलता है, विंडोज़ पे चलता ही नहीं। विंडोज़ वालों ने पकड़ना है मुझे कि भाई ये क्या किया आपने। अब विंडो वाले कहाँ जाएंगे, अब विंडो बनाने के लिए मैं अलग सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, मैं ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाऊंगा ना जो विंडो, मैक, iOS, एंड्रॉइड सब में चले, ठीक है। ओके,
तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये सब कुछ आ जाता है। अब आते हैं, अब देखो टेक्निकल फिजिबिलिटी कंसिडरेशन। अब देखो डेवलपिंग कंपनी में एवेलेबल बाय द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द प्रपोज्ड सिस्टम। कि आप मुझे भी चेक करेंगे ना कि यार जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से एग्जिस्ट करता है उससे कंपैटिबल है या नहीं है, या उसके स्पेसिफिकेशन उसके रिलेटेड है। मतलब कि वो ये कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिकेशन का ना ज़रूरी है सेम कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए कि वो जो न्यू सिस्टम बन है उसको वो हैंडल कर सके, उसको वो चला सके, उसके साथ वो कंपैटिबल हो सके बेसिकली। ठीक है, अब आगे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वो जैसे मैंने आपको बताया कि यार हमें इसे अपने कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखना होता है कि हम ये प्रपोज सिस्टम बनाएं तो हमें कॉस्ट बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसमें ये देखना होता है। ऑपरेशन फिजिबिलिटी विच अब इसमें भी वो जाता है कि ये वो ऑपरेशनल हो पाता है नहीं हो पाता है, गोल्स के सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका भी उतना खास नहीं। लीगल फिजिबिलिटी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, लीगल फिजिबिलिटी में आता है कि हम ये देखते हैं कि यार जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं ये लीगल है या नहीं है, ये पाकिस्तान में चल सकता है या नहीं चल सकता। आप देखें तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखें कुछ ड्रामाज होते हैं, एग्जाम्पल है इसमें, उसमें कहीं स्मोकिंग कर रहे हो तो नीचे लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड या तंबाकू नोटिस से ये मजर है। अब वो ना लिखा हुआ है उन्होंने तो वो ड्रामे का सीन ही बैन रहता है। वो पढ़ा जो है पाकिस्तान में उसका ड्रामा को वो कर नहीं सकते, वो इंस्टीट्यूशन होती है, उसका नाम है जैसे निकल गया और अदर में नाम मेरे जहन से निकल गया। तो वो उसको हैंडल करती हैं इन सब चीज़ों को, क्या ये उन्हें गलत चीज़ को भी प्रमोट ना करे। अब ड्रामा जो होती है पाकिस्तान में जो एड्स आते हैं, ठीक है, इश्तहारात टीवी पे, उसमें कभी आपने देखा अल्कोहल की आई हो? नहीं आती कभी भी अल्कोहल की, वाइन जिन चीज़ों की नहीं आती। स्मोकिंग की आती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि प्रोहिबिटेड है, तंबाकू नोशिश जैसे मतलब खतरनाक है, जो भी है लिखा हुआ होता है। वो ना लिखा हुआ हो तो नहीं आता। और अगर आप अभी यूएस में हैं, यूएस में जो बंदे रहते हैं उनसे कुछ टीवी पे जो ऐड आ जाते हैं वो आप सब्र नहीं कर सकते, आप सोच रहे होंगे ये ऐड से भी टीवी पे चल भी सकता है। आपकी सोच है क्यों? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लामिक एड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है कि कोई भी हराम चीज़ से प्रमोट नहीं किया जा सकता। हमारे क्या हर मुस्लिम कंट्री में नाम से नाम के मुसलमान हैं, ये बात आप सबको पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ पता अगर आप कभी यूरोप जाएँ, यूरोप या इन कंट्रीज में कभी जाएँ तो आप वहाँ पे देखेंगे इस्लामी सिस्टम सारा। हाँ, वो जैसे कहने वाला नमाज़ नहीं पढ़ते, वो कुरान नहीं पढ़ते, ये सब कुरान को मानते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, ठीक है, उनके अपनी इबादत होती है, लेकिन वो चीज़ें जो करते हैं ना वो इस्लामिक ही होती है एक तरह से। पाकिस्तान में 2 नंबर होती है, वहाँ पे नहीं होते। पाकिस्तान में ठीक है हर रिश्वत दी जाती है, वहाँ पे नहीं दी जाती। हर पुट्ठा काम जो होता है वो पाकिस्तान में होता है, बाकी कहीं भी नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर दुनिया का सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर ब्राज़ील का, सबसे अच्छा, जो कि मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम है। हम एज ए मुस्लिम हम तो क्या सऊदी अरेबिया का ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये एक अलग डिबेट है, लीगल फिजिबिलिटी में सारा आ जाता है। वैसे मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए लीगल फिजिबिलिटी होती क्या है मैंने ये बता दी। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बजट, ठीक है, क्या ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल साबित होगा या नहीं। तीसरा, क्या इसकी ज़रूरत है भी या हम उसी को अपग्रेड कर दें या उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है भी या नहीं। जैसे बेसिकली ये 3 चीज़ें जा सकते हैं जो ये 3 आपके सामने लिखे हुए हैं। कहना प्रपोज सिस्टम भी डेवलप अवेलेबल सोचते हैं मुझे क्या बजट जिस जो बजट हमें है उसमें ये डेवलप किया जा सकता है। फिर ये क्या ये इम्प्रूव करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, बेनिफिशियल साबित होगा। मतलब डज एग्जिस्टिंग सिस्टम नीड टू बी रिप्लेस, क्या जो सिस्टम अभी चल रहा है उसको नया उसमें बनाना जरूरी है नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो उसी को अपग्रेड कर देंगे, होगा तो फिर बात है वो प्रॉपर बनेगा नया सॉफ्टवेयर जिसमें कहने तो वो आगे सॉफ्टवेयर बन जाने। लेकिन जितना ये कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है और टाइम टेकिंग है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
ठीक है, मुश्किल ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। यू नीड ब्रेन, यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड टेम्परामेंट, यू नीड पेशेंस, यू नीड स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो ये चीज़ होती है। अब अगर आप उसको पढ़ें, ड्यूरिंग द एनालिसिस बाय द प्रोजेक्टिंग डिटरमाइन द एंड यूजर रिक्वायरमेंट, वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। ऑफन दिस इज डन विद द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट फोकस ग्रुप, विच प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट द नीड ये असिस्टेंस फॉर क्लाइंट की जो फोकस ग्रुप बने होते हैं, फोकस पर्सन जो होता है, फोकल पर्सन बेसिकली। उसके बाद हमने पहले बात की भी होती है कि हमारे स्टूडेंट क्या होगा, वो कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, इन दिस फेज द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मे डिसाइड व्हेदर द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड विद अवेलेबल रिसोर्सेज और नॉट। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने प्रोजेक्ट टीम का मैं मेन लीडर हूं, एग्जांपल है जस्ट अकॉर्डर हूं ऐसे। ठीक है, तो मैं देखूंगा ना यार कि अगर देखो मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर चल सकता हूँ या नहीं चल सकता, मेरी टीम इतनी है कैपेबल, मेरे पास इतना बजट में मेरा ये हो जाएगा, मेरे रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, ये सब देखना पड़ता है इसमें। एनालिसिस लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग सिस्टम से व्हाट हाउ इट इज डूइंग इट्स जॉब। ठीक है, वो देखता है कि जो पुराना सिस्टम है वो कैसा है और वो क्या काम कर रहा है और क्या उसमें हम चेंजेस करके एक नया तरीके से सॉफ्टवेयर जो वो अब चाह रहे हैं हम उसी अपग्रेडेशन करके वही बना दे, नया सॉफ्टवेयर ना बनाए, उसकी अपग्रेडेशन चेंजिंग कर करके काम कर दे। द प्रोजेक्ट नेम लगा द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द एनालिसिस, जो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए कि बजट और रिसोर्स में हमारा सॉफ्टवेयर बन सकता है या नहीं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव करेगा या नहीं, तीसरा ये रिप्लेस होना चाहिए भी या नहीं। ठीक है, the student analysis system project is an alive or development of project में visit the quality to study the existing system suggest possible improvement। जैसे मैंने आपको कहा वो आके देखेंगे क्या इसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ हो सकता हुआ तो ठीक है, नहीं हो सकता होगा तो नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ओ माय गॉड, अब आ जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। वैसे ये नीचे पॉइंट करता है, ये आप लिख लें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट 5 this phase है ये हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज इज अ क्रूशियल फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट फोकस ऑन गैदरिंग एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट मैनेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रपोजल सिस्टम। इसमें हमने जो मेन फोकस रखना होता है, हम एनालाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं जो प्रपोज सिस्टम हमने बनाना है। बस आपने इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखना है सिंपल। फिर आप ये लिखना है कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो वहाँ जाकर मैं समझाता हूँ। ओके, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मैं आपको बताता हूँ, हम डिफरेंट तरीके से रिक्वायरमेंट देते हैं। अब शुरू में तो सरकार दिया हमें ये करना है, लेकिन वो प्रॉपर चीज़ें नहीं होती ना, क्योंकि अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी ऐसे समझने वाली है और ये समझना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है इसको। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें आपको रट्टा नहीं लगाना, इसमें मैं आपको सिंपल सा ओवरव्यू दूंगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या इनमें बात मैं अब इसको समझाऊंगा बड़े टेक्निकल तरीके से। कंसिडरिंग यू who has come to me and asked me to develop a system and you are the my focal person। अब आप वो इंचार्ज हो जिसने आके मुझे कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर बनवाने, आप कस्टमर हो, मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा, स्टेक होल्डर हो आप, मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपको देखूंगा कि आपकी नीड क्या है, आप चाह क्या रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, दिस एंड दैट। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम तो है, इसमें ग्रेडिंग कैसी होनी चाहिए। अच्छा, या अगर आपको ज़्यादा चीज़ें मैं कौन एग्जाम्पल आप देता हूँ, मैं आप फॉर एग्जाम्पल आप बंदे वो, मैं कंस्ट्रक्शन का बंदा हूँ, आप वो बंदे हो, आपने आगे डेकोरेशन का बंदा हो, आपने आगे का घर बनाना है, या मैं कंस्ट्रक्शन का बंदा हूँ, चलो आप आगे का घर बनाना, मैं कहूँगा सर देखें कौन सा घर आपने बनाना है, आप क्या चाहते हैं कितने बेड्स हों, आप बोलोगे यार मैं चाहता हूँ 5 मिलने का घर है, 2 बेड्स हो जाए, 2 बेड्स हो जाए, या 2 बेड्स हो जाए, एक ड्राइंग रूम हो जाए। मैं कहूँगा ओके सर। अगर आप मुझे कहना 4 बेड हो जाए, ड्राइंग रूम हो जाए, मैं कहूँगा पागल आदमी है तो, वॉशरूम हम कहाँ बनाएंगे, किचन कहाँ बनाएंगे, लाउंज कहाँ बनाएंगे, ड्राइंग रूम कहाँ बनाएंगे, बालकनी कहाँ बनाएंगे, वो लॉन्ड्री कहाँ बनाएंगे, गराज कहाँ बनाएंगे। ठीक है, उसमें वैसे मैंने पागल गलती से बोल दिया, मतलब वो थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए जस्ट, मतलब ये इसमें इंटरव्यू में बेसिकली होता है। या हम
सर्वे एंड क्वेश्चन करेंगे। सर्वेस होते हैं, ठीक है, हम सर्वे फॉर्म होते हैं, हम आपको कॉलेज में बांट देंगे बच्चों के दरमियान, क्या आप बताएं आप क्या चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा हो, आपकी नीड्स क्या है, ठीक है। इस तरह से सॉफ्ट सर्वे एंड क्वेश्चन में बेसिकली ये आ जाता है, ठीक है। ये तब होता है जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पर रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऑब्जर्वेशन में हम जो आपके कॉलेज फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम हमने अगर डेवलप करना है तो हम सॉफ्ट कॉलेज जाके देखेंगे कि यार वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कैसे है, वहाँ का चीज़ें क्या हैं, वहाँ पे नंबर हम देखेंगे जाके। हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स को एग्जाम से ली जाते हैं, फिर उनको ग्रेडिंग कैसे की जाती है, फिर रिजल्ट कैसे बनता है, अपलोड, ये सारा कुछ हम उसमें जाके नेचुरल एनवायरनमेंट जाकर देखेंगे कि वो काम किस तरह कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में होता है ये है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते होंगे हम उन्हीं को देखेंगे कि यार उनके रिपोर्ट्स देखेंगे, उनकी चीज़ें देखेंगे, उनके मैनुअल्स देखेंगे कि उनका पहला सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के पावर पर एक एग्जांपल लेके वो आगे चल रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक पॉलिसी, ग्रेडिंग क्राइटेरिया एंड द प्रीवियस रिपोर्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हम कहेंगे आप पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दें, हम उन पर देखेंगे आपकी ग्रेडिंग कैसी है, हम ये देखेंगे ग्रेडिंग में क्या क्या आया हुआ है, कौन 90 वाले को कौन सा ग्रेड देना है, 80 वाले को कौन सा देना है, 95 प्लस वाले को कौन सा ग्रेड देना है, 100 वाले को तो ग्रेड चलो वो ये प्लस भी दे दें सारा, कौन सा फेल है कौन सा पास है, आपका पासिंग परसेंटेज क्या है आपकी, इसके सारा कुछ हम ये चीज़ें वगैरह डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट गाइडिंग में होता है, रिक्वायरमेंट गाइडिंग में ऑब्जर्व देता है, इंटरव्यू, सर्वे द क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट। इंटरव्यू में डायरेक्ट 2-3 मिनट का इंटरव्यू होता है, सब बातें करते हैं आपकी नीड्स के। सर्वे में और ये तब होता है जब इंटरव्यू तब होता है जब हमने शॉर्ट बेसिस पे रिक्वायरमेंट गाइड करनी हो। अगर आप चाहते हैं कि हम लार्ज बेसिस पे सर्वे एंड क्वेश्चनरीज रिक्वायरमेंट गाइड करें तो हम सर्वे एंड क्वेश्चनरीज करते हैं, हम देख सब सर्वेस करते हैं, क्या स्टेक होल्डर से पूछते हैं आपके नीड क्या, आपको क्या चाहिए, ये ठीक है। स्टूडेंट्स में हम सर्वे क्वेश्चनरीज बांट देते हैं जिसमें जब वो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर करते हैं, आंसर क्वेश्चन टाइप होता है वो आंसर करते हैं, वो पढ़ते हैं, अच्छा ये चीज़ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि हम वहाँ जाके देखते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं, सारा कुछ क्या हिसाब है, कैसे उनके पेपर होते हैं, कैसे वो रिजल्ट जनरेट करते हैं, कैसे वो पासिंग क्राइटेरिया सारा कुछ उसमें आता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में भी ये आ जाता है क्योंकि जो प्रीवियस रिपोर्ट होते हैं हम उनको देख के जज करते हैं कि वो उनका काम करने का तरीका क्या है बेसिकली। अब हमने रिक्वायरमेंट वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन एक तरह से। अब हमने ये देखना है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में कि यार जो हमें रिक्वायरमेंट सब ठीक कर तो नहीं है, क्या ये जो हमारा स्टेक होल्डर है उसके ज़रूरियात के साथ मिलते भी हैं। पता चले वो कह रहा है कि मुझे राइडिंग क्राइटेरिया वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं उसको ठीक है मैं उसको पास और फेल तो करके देता हूँ क्योंकि वो सिर्फ मुझे आ रहा हो कि पास और फेल ग्रेडिंग आ ही ना रही हो, ये भी तो चीज़ है ना, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन, ओके। रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन, वैलिडेशन वर्ड का जो मतलब होता है ना कंफर्मेशन का, क्या ये वैलिडेट वैलिडेशन वैलिडेशन का मतलब कंफर्मेशन, कंफर्म करना कि क्या ये वही रिक्वायरमेंट्स बन गई हैं जो हमारे एंड यूज़र की हैं, हमारे फोकल पर्सन ने जो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाने का कहा है, क्या ये रिक्वायरमेंट्स उन डिमांड्स पे पूरी उतर रही हैं। बेसिकली इसमें ये होता है, ठीक है। ओवरव्यू इसमें सारा ये आता है, अगर आप रीड कर लेना ये करें, ओके। Requirements validation focuses on criticizing the gathered requirements to ensure they align with stakeholder intent। जैसे मैंने बताया कि ये फोकस होता है इसमें कि जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की हैं क्या ये यूजर के
जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ मिलती है, अलाइन मतलब मिलना, अलाइन करना। दिस प्रोसेस distinguish itself from verification which takes place after requirements have been accepted। ये कहने हैं कि ये डिफरेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन है, जो वेरिफिकेशन था वो रिक्वायरमेंट के बाद आता है, तो ये लाइन में जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट वैलिडेशन अथॉरिटी रिव्यूज कंडक्टेड टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस। तो इसमें हम अपनी जो सारी एक थोड़ा रिव्यू कंडक्ट करते हैं, जो हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया है उसको चेक करने के लिए। इसमें बेसिकली ये है। एग्जाम्पल वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। मैं एक मिनट में नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, तो ये है once the initial requirements for the examination system are compiled, the project team engages in requirements validation by carefully examining each specification. This ensures that the proposed features and functionalities accurately reflect the expectations of students, faculty, and administration involved in examination process. एग्जाम्पल का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर कुछ नहीं होता। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हम देखेंगे कि जब इनिशियल रिक्वायरमेंट्स एक दफ़ा मिल गई हैं, बन गई हैं, अब जो प्रोजेक्ट टीम है वो बहुत ही बारीकी से हर एक रिक्वायरमेंट को देखेगी, उसकी स्पेसिफिकेशन देखेगी। ये श्योरिटी देने के लिए या ये हमें एतमाद देने के लिए, ये कंफर्मेशन करने के लिए कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके साथ मिलती हैं। साहब ये समझ लो, बस आसान है बात। स्टूडेंट्स की, फैकल्टी मेंबर्स की, और जो भी टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एग्जामिनेशन के सिस्टम में प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन सब की एक्सपेक्टेशंस को ये रिफ्लेक्ट करती हो, दिखाती हो, बताती हो, मिलती हो। इसमें हम ये समझ। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा है ना कि आप ये समझ लो कि इसमें हम ये श्योरिटी देनी पड़ती है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं, ठीक है, वो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट करे और जो फैकल्टी मेंबर है उनकी भी, ठीक है। ये ऐसा कि पढ़ के आपको समझ आएगी। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो कि एम करता है ग्रांटिंग करने में दैट द सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करे। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स। ये न्यू कलेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को भी इन्वॉल्व करता है दैट मे इमर्ज ड्यू टू इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशंस, चेंजिंग रेगुलेशन और दिस आल्सो मॉडिफिकेशन। इसमें वो ये कह रहा है कि न्यू रिक्वायरमेंट्स भी इसमें ऐड हो सकती हैं। क्यों हो सकते हैं? आपका सवाल आएगा कि सर हमने जो प्लानिंग फेज था, उसके प्लानिंग फेज में हमने तो रिक्वायरमेंट्स ले ली, एनालिसिस फेज में भी हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में भी हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, वैलिडेशन में हमने कंफर्म भी कर लिया। अब मैनेजमेंट में आके हम फिर से न्यू रिक्वायरमेंट्स लेंगे। वो इससे लेंगे कोई रूल चेंज हो जाता है, कोई हमें एक फीचर वो आगे कहते हैं सर ये फीचर आपने ऐड कर दी। अब हमारी पुरानी रिक्वायरमेंट्स में दैट चेंज रिक्वायरमेंट्स, ये बेसिकली ये सारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में तरह से आ जाता है। आपके एग्जाम्पल में जैसे कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में वो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट बिकम एसेंशियल। दिस इन्वॉल्व एक्टिवली सीकिंग एंड incorporating the new requirement that may have from feedback session with the user, changing academic policy or environment in examination methodology, continue requirement management, ensure that the examination system adapts to dynamic needs of educational system। ओके, इसको मैं बताता हूँ। इसमें वो कह रहा है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो विद टाइम आती रहती हैं। क्यों? जो हम यूज़र का फीडबैक दिया था हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर, उससे या एकेडमिक पॉलिसी से देती हैं। जैसे आपको पता है कि कभी फेडरल बोर्ड कह देता है कि पास में परसेंटेज 40% है, कभी वो कह देता है 33% है, ठीक है। तो कभी वो कुछ और कभी कुछ कहता है, कोर्स आपका चेंज कर देगा, चलो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। नंबरिंग की वो आगे पीछे कर देता है समटाइम्स। कभी कहता है पीबी होगा, कभी कहता है नहीं इंपॉर्टेंस सिस्टम चलेगा, कभी कहते हैं कि प्रैक्टिकल के नंबर नहीं होंगे, नोटबुक से नंबर नहीं होंगे, कभी कहता होंगे। तो विद टाइम चेंजिंग आती रहती है, जिसकी वजह से हमें मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट्स लेनी पड़ती है, ठीक है। अब
डिज़ाइन फेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मतलब अब समझ लो कि इससे आगे हम लोग जो हैं अपना SDLC स्टार्ट हो गया। अब नहीं, जो पहले है ना वो तो बाकी सब चीज़ें हैं ना, रिक्वायरमेंट्स लेना वो तो अदाब है, ठीक है, वो तो और चीज़ है। लेकिन जो यहाँ से मेन मज़ा आने वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ये सारे अभी फेज आने वाले हैं जो बहुत मज़े के होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है SDLC के अंदर, ठीक है। इसमें हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्रिएट होता है कि किस तरह से होगा, ठीक है। UML की एक लैंग्वेज होती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो आपकी इस पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन भी की हुई है और उन्होंने बोल्ड लेटर से मेंशन की हुई है स्पेशली, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं स्पेस में, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज होती है बेसिकली। डिज़ाइनिंग फेज को जब हम कर रहे होते हैं ना, डिज़ाइनिंग फेज हम गुजरे होते हैं, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो देख जो UI UX के डिज़ाइनर होते हैं ना, यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस, इसमें भी अब ये डिज़ाइन पे तो बहुत छोटा सा है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो जितना उनका काम होता है ना, आपकी सोच, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऐसा बना के देना चाह रहे होते हैं जो पहले कंपनीज ने ना बनाए। वो कंपनी कंपनी का कंपटीशन होता है, तो वो अच्छे से अच्छा बनाना देख रही होती है, बनाना मतलब चाह रही होती है कि डिज़ाइन फेज में आप ये समझ लो एक वेबसाइट हमने बनानी है। अब उसमें जो है आपकी नोटिफिकेशन का बटन कहाँ पे होगा, किस कलर में होगा, क्लिक करेंगे तो कैसा इंटरफेस सामने आएगा, एक स्क्रीन से जब दूसरी स्क्रीन पे स्विच होना है वेबसाइट में तो तब कैसा इंटरफेस आएगा। वेबसाइट में जो हम कोडिंग हैदराबाद में आती है ना, वो डायरेक्ट कर जाती है। वेबसाइट में जिस बार में जो मेन्यू होता है वो कैसे ओपन होगा, चीज़ें उनको कैसे शो होंगी, ये सारा का सारा जो है ना इसमें आ जाता है। और डिज़ाइन फेज में हमेशा जो है दो स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो, डिज़ाइन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, द डिजाइन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ इज अ क्रूशियल स्टेप विद द सिस्टम आर्किटेक्चर इज प्लान्ड एंड डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गैदर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। इसे एक लाइन, ये दो लाइनों का मतलब ये है कि ये बड़ा एक तो क्रूशियल स्टेप है SDLC। दूसरा कि ये जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है वो सारा प्लान करता है, उस स्पेसिफिकेशंस को बनाता है जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट पहले से मिल रही हुई होती है हमें, उसके बेस पर ये होता है सारा कुछ। और रिक्वायरमेंट हमें कब मिलती है, एनालिसिस फेज के अंदर, ठीक है। आगे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू बिफोर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज वेरी 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 important and standardized visual modeling languages used in software engineering and system design। अब पढ़ते हैं इसको। UML and various design patterns play a significant role in this phase। UML is a standardized visual modeling language widely used in software engineering system। वही बात मैं कह चुका हूँ। It plays a crucial role in software development life cycle। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है SDLC के अंदर by providing a formal notation that allow developer and the stakeholder to communicate and visualize the different aspects of a system। किस में मदद करती है, कम्युनिकेट करने में यूज़र को, डिज़ाइनर को, कि कैसी चीज़ें होंगी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। डिज़ाइन पैटर्न प्ले अ पिवटल रोल SDLC by offering reusable solution promoting best practices, enhancing communication among team members, contributing the creation of maintainable scalable software। Scalable means जो होता है एक्सटेंडेबल सॉफ्टवेयर की बात थी। स्केलेबल कंप्यूटर आर्मी में तो उसी में करता है, जहाँ भी जो मनी ले रही हूँ उसको मुझे पता, वैसे जो है वो यही है, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न जो होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो टीम मेंबर के दरमियान कम्युनिकेशन के तौर पे होते हैं, ठीक है। और ये हिस्सा अपना एक ये रोल प्ले करते हैं किसमें, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में। देयर आर वैल्यूएबल टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है, इंजन्स हैं जो ये बनाते हैं। अब इसमें दो आ जाते हैं, एल्गोरिदम आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स होते हैं डिज़ाइन पे में, एल्गोरिदम
एल्गोरिदम जो होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिदम को ये कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है जैसे एल्गोरिदम ऑफ प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ये छोटे और सिस्टमैटिक प्रोसीजर होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं टू गाइड द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, के स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ये दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड मतलब तफसीलन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, एक प्रॉब्लम को परफॉर्म करने में, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में। जैसे आपने एग्जांपल भी दी हुई है स्टूडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम की, द फॉलोइंग एल्गोरिथम विल फाइंड द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग परसेंटेज मार्क्स। अभी आपको नेक्स्ट लेवल लगा जाता हूँ और वहाँ पे इसकी प्रॉपर एग्जांपल भी दी हुई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। बिफोर मूविंग मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि जब मैं अगर लेक्चर दे रहा था तो मैं अभी ऐसे सांस लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ब्रीथिंग का इशू है, जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वैसे सांस लेना पड़ता है। ऐसा मैं ये नहीं जाऊँ बोल के मैं थक गया हूँ, थका नहीं होता, बस मेरा स्टेमिना ऐसा है कि वो मुझे स्टेमिना भी नहीं, मतलब प्रॉब्लम है थोड़ी सी जिसकी वजह से मुझे ऐसे सांस लेनी पड़ती है, तो उसके लिए सॉरी। चलो तो अब नेक्स्ट मेरे पे मूव करते हैं। ओके तो हम ये आ चुके हैं, तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पे एल्गोरिथम टू फाइंड परसेंटेज मार्क्स, एल्गोरिथम टू फाइंड स्टूडेंट रिजल्ट। फर्स्ट टू मार्क्स स्टार्ट, read total marks, TM obtain total marks, OM read obtain total marks, sorry, percentage marks equals to obtain marks divided by total marks multiplied by 100, print percentage marks and ये अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखो स्टार read percentage mark PM, if PM is equal to 40 or greater than 40 then print pass else print fail। ठीक है, अब वो रीड कर लेगा कि अच्छा अगर 40% से मार्क्स कम हैं तो मैं इसको फेल कर दूंगा, और अगर 40% से मार्क्स अबव हैं या 40% के इक्वल हैं तो पास। इसमें अगर एक भी नंबर कम हो जाए ना तो ये फेल कर देता है एल्गोरिथम। अक्सर जो स्टूडेंट्स के पास फेल होते हैं ना एग्जाम से, तो इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये ट्राई चेकिंग होती है, तो इसलिए हो जाता है समटाइम किसी वाला फेल ना करे, अल्लाह ताला सबको पास करे, सबको कामयाबी दे। ठीक है, ओके फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। वो तो था ना स्टेप बाय स्टेप था, इसमें शेप्स होती हैं। शेप्स जो होती हैं बेसिकली कमांड्स को शो कर रही होती हैं इसमें, ये शेप किसकी है, वो शेप किसकी है। फॉर एग्जांपल जो होता है ना सर्कल, ये कनेक्टर के तौर पे यूज होता है शेप, किसको एक पार्ट के फ्लो चार्ट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए। क्या एरो जो होती हैं वो डिफरेंट जो होती है ना, अगर उसका फ्लो चार्ट का एक एक हिस्से को आपस में लिंक कर रही होती हैं, बेसिकली एरो इसलिए यूज होती है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे इसका भी आपको होता है डायग्रामेटिक यूज टू इलस्ट्रेट एन एल्गोरिथम और प्रोसेस, it visually represents the sequence of steps in the algorithm for shapes and symbols and connects them arrow, कि ये डिफरेंट शेप या सिंबल से यूज करती हैं एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करने में, और जो एरोस होती हैं उनके सीक्वेंस को कनेक्ट कर रही होती हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होती है एक प्रॉब्लम की। ठीक है, अगर आप आगे आओ, ओवल, ओवल नेम टर्मिनल इंडिकेट द स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ अ प्रोसेस। ये ओवल होता है, ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग या एंडिंग के तौर पे ये ओवल यूज होता है। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट पे यूज फॉर इनपुट आउटपुट, जैसे कि मैंने इनपुट दी कि रीड टोटल मार्क्स, ये इनपुट है। ठीक है, ये सारा इनपुट होगी। डिमांड और डिमांड सॉरी डायमंड यूज टू आंसर क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट यस नो ट्रू फॉल्स, जैसे मैंने इसको कहा इफ पासिंग मार्क्स अगर द फुटेज एंड प्रिंट पास प्रिंट फेल, ये मतलब इस तरह में यूज होते हैं। रेक्टेंगल प्रोसेस जो प्लस माइनस ये सब सिंबल है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसमें तरह से आता है एरो कनेक्ट करने की, जिसमें पहले कहते हैं फ्लो लाइन होती है सर्कल कनेक्टर के तौर पे। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट पेज है उस पर
इसकी प्रॉपर एक एग्जाम्पल है, तो उस पर चलते हैं। यस, ये फ्लो चार्ट टू फाइंड द परसेंटेज में स्टार्ट क्या किया इसने, ओवल, री टोटल मार्क और 10 टोटल मार्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ऐसे होगा रेक्टेंगल एज वी स्टे, किसमें जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये होगी, जैसे डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर रेक्टेंगल आ गया, इसमें क्या कर रहा है प्रिंट परसेंटेज मार्क्स एंड। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट में वही ओवल, फिर वही पैराग्राफ, फिर डायमंड में वो क्या कर रहा है एक प्रोसेस कर रहा है। फिर जो प्रिंट पाथ, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी जो उसमें आ जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। असल में उन्होंने बहुत ज़्यादा SDLC को एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत लंबा है। और अगर अगर मैं अभी आपको बताऊँ ना तो घंटे की वीडियो बन चुकी होगी। मैंने अभी तक चेक नहीं की कितने घंटे की बन चुकी, इतना टाइम हो गया मैं बस पढ़ाई जा रहा हूँ। और जब जब ये एडिटिंग होगी इसकी तो पता लगेगा कि क्या हिसाब है। ओके, सेवंथ है डेवलपमेंट कोडिंग फेज, मेरे वाला जिसमें मैं होता हूँ बेसिकली। और समझो कि ये बहुत ना डेवलपर्स के लिए मुश्किल होती है। अगर मैं एक डेवलप करूँगा कुछ चीज़ साथ में दूसरी रिक्वायरमेंट आ गया तो उसको करने के लिए मुझे पूरा प्रोसेस नया से करना पड़ता है। वो अब डिपेंड करता है कि यूज़र का बजट क्या है। अब बजट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं SDLC में, वाटरफॉल एजाइल। अगर एजाइल है तब तो कोई मसला नहीं, पर वाटरफॉल है तो सारा का सारा दोबारा से करना पड़ता है। ये आगे जब इसमें हम आएंगे एजाइल के अंदर एंड वाटरफॉल के अंदर तो पता लग जाएगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल हम इस तक स्टार्ट करते हैं। 7 डेवलपमेंट कोडिंग फेज, डेवलपमेंट होता है डेवलप करना, कोडिंग मींस कोडिंग फेज। इसमें जो होते हैं डेवलपर्स होते हैं, वो जो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डिज़ाइन फेज के अंदर डिज़ाइन की गई चीज़ें होती हैं, उनको एक कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू एक फंक्शनैलिटी में लेकर आते हैं। डिज़ाइनर ने तो डिज़ाइन कर दिया, अच्छा ये यहाँ पे होगा वो वहाँ पे होगा, बटन ऐसे होंगे ऐसे होंगे, इनके पीछे जो सारी कोडिंग होगी, जो सारे कोड्स होंगे, ठीक है, वो कोड बेसिकली कौन लिखेगा, कोडर लिखेगा। ठीक है, डेवलप करेगा सारी चीज़ों को। अच्छा कि ये बटन क्लिक करना है तो कितने टाइम में कौन सा पेज खोलेगा, पता चले मैं कोडिंग गलत कर देता हूँ, जो यूज़र है वो नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस करता है, उसके सामने उसकी अटेंडेंस खुल जाती है, वो अपनी मार्क्स को देखने बैठता है, उसका वहाँ पे कुछ और जो है फी स्ट्रक्चर वाला जो है वो ओपन हो जाता है, वो अपने पीरियड देखने के लिए क्लिक करता है, उसकी अटेंडेंस वहाँ पे शो होने लग जाती है, इसके मार्क्स शो होने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये बग्स होते हैं, ये जो होते हैं डेवलपमेंट में बग्स होते हैं बेसिकली। कोडिंग में जो कोडर्स जल्दी में ऐसे लिख रहे होते हैं ना, भाई उनसे हो जाते हैं, क्योंकि कोडिंग जो है बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, कोडिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। और कोडिंग में जो कोडिंग की बट डिफरेंट आगे लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। जब मेन यूज़ की जाती है वो यही होती है। पाइथन बहुत मज़े की लैंग्वेज होती है, अगर आप इनिशियल स्टार्ट लें तो Python is one of the good languages that you can learn if you are a new student. तो है डेवलपमेंट में ये सारा कुछ आ जाता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं पढ़ते हैं यहाँ से क्या है इन द डेवलपमेंट इन कोडिंग में डेवलपमेंट कोडिंग करूँगा, ठीक है। इन द कोडिंग फेज डेवलपर्स ट्रांसलेट द प्लान फॉर्मुलेटेड इन डिज़ाइन फेज इनटू एक्शन। जैसे मैंने बताया डिज़ाइन फेज में जिसने डिज़ाइन किया है कि नोटिफिकेशन बटन कहाँ पे होगा, उसको क्लिक करेंगे क्या होगा। अब वो सारी की सारी मैंने कोडिंग करनी है, उसको मैंने एक्शन में लाना है। डेवलप डेटाबेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन कोड, हम कोड डिज़ाइन करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस के फ्लो होने में। जैसे कि मैंने कहा अगर मैं अटेंडेंस पे क्लिक करूँ तो मेरी अटेंडेंस खुलेगी, ये नहीं है कि मेरी परसेंटेज खुल जाए।
कि मेरे मार्क्स कितने हैं, ऐसा नहीं होगा। ये वैसे मैं आपको एग्जांपल देने बैठा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन एंड iterative process from test data to enhance the precision and efficiency of written code. The actual coding is carried out using programming languages. ये जो कोडिंग होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्रोसेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम आ जाता है। अब स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपर क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, ये डेवलप जो होते हैं डेवलपर्स डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं, स्पेसिफाइंग हाउ द सिस्टम विल रिट्रीव जो है रिलेटेड डाटा, एग्जाम डाटा सॉरी, कि सिस्टम कैसे स्टोर करेगा और डाटा को रिट्रीव करेगा। द राइट कोड, वो कोड राइट करते हैं फॉर द फ्लो इन्फॉर्मेशन के फ्लो होने में, विदाउट अ सीमलेस प्रोसेस, इंश्योरिंग सीमलेस प्रोसेस फ्रॉम क्वेश्चन जनरेशन टू रिजल्ट कंप्लीशन, कि जहाँ से क्वेश्चन बन के जिस पर रिजल्ट जनरेट होगा वो सारा हम कोडिंग के थ्रू करेंगे। एडिशनली यूजर इंटरफेस आपने जैसे डिजाइन टू प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्टिंग विद एग्जामिनेशन सिस्टम। हम कोड लिखते हैं इसमें ताकि एक फ्लो डाटा हो, जब वो यूज़र इंटरेक्ट करेंगे यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कि वो अगर अपने नोटिफिकेशन वाले बार पर क्लिक करें उनको नोटिफिकेशन ही शो हो, वो अपने पीरियड देखने जाए ना ऐप में तो उनके पीरियड ही शो हो, वो अपनी अटेंडेंस देखने जाए तो उनको अपनी अटेंडेंस ही शो हो, वो अपने परसेंटेज मार्क्स देखने जाए तो उनको वही शो हो उनको। ऑल राइट, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कोडिंग की एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा वहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। यस, ये रही, देखें यहाँ पे सब खुद कहा हुआ है, डिस्प्ले एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग फॉर आउटपुट क्रिएटेड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कैलकुलेट स्टूडेंट परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। जो पीछे एग्जाम्पल जो ये थी ना, ये वाली, इसमें ये कोडिंग की है, इसको वैसे आप ये एग्जांपल आप नहीं लिखेंगे, बस ये जो एग्जांपल देगी ना आपने ये लिखते नहीं है, वो मार्क्स आपको दे देगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, टेस्टिंग। पहले मैं आपको इसका ओवर रिव्यू दे सकता हूँ, और ये है भी बहुत आसान है। मैं आपको टेस्टिंग पढ़ा दूंगा और ब्लैक बॉक्स की वाइट बॉक्स की ओवरव्यू दे दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत 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 आसान है। मेरा मकसद रहता है उन चीज़ों में टाइम ज़्यादा दें हम, जो ज़्यादा मुश्किल है, जो बहुत आसान है उनको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एंड में एक मिस्टेक करेक्ट करता जाऊँ, SPLC के टोटल 11 पेज है, 10 पेज है, मैं अगर 10 पेज बोले हूँ तो वो सॉरी फॉर दैट, 11 पेज है। देखा, 8 फेज है टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेज, इसमें जो हमने कोडिंग की डेवलपर्स ने, और एक और इसमें बड़ी मजे की बात है कि जितना हमारा बजट होता है ना, मैक्सिमम बजट हम टेस्टिंग पर लगाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिक्वायरमेंट्स हमने कहता कर ली, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन भी कर दिया, डेवलपर ने कोडिंग भी कर दी, बट क्या वो सारी चीज़ें ठीक हैं भी कि नहीं? अगर वो सारी चीज़ें ठीक होंगी तब ही बात बनेगी। और ये सारा जो है बस वो वेरिफिकेशन फेज में या टेस्टिंग फेज में आता है। हम सब देखते हैं कि सारा कोई बग तो नहीं है, कोई इसमें एरर तो नहीं है। हमारा एक था सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर, वो अगर उसने 10 कोड लिखे हैं ना, उसमें 10 में 2 कोड में पक्का बग होगा, पक्का कोई ना कोई एरर होगा। तो जब 10 कोड लिखता था ना तो उसको मैं 2 कोड में बग होता था। और 20 कोड लिखा मैं कहता था भाई 4 कोड में एरर होगा, बग कोई ना कोई 4 जो कोड है वो इसमें बग्स होंगे। जब चेक करते थे टेस्टिंग वालों को देते थे, टेस्टिंग वाले कहते थे हाँ इन 4 में बग है। अब मैं ये नहीं कहता कि हमें ये पता था कि हाँ 4 होंगे, वो 4 ही कहते थे हाँ ये 4 है, फिर उसको हमें ठीक करना, फिर देना, और फिर आगे टेस्टिंग करते और फिर अप्रूव करते, क्योंकि वो टेस्टिंग टीम के पास जाता है तो वो तो आपकी गपशप नहीं है, तो फिर तो ऐसे बग्स निकाल के आपको देते हैं थोड़ा सही, तो फिर डेवलपर्स को करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है। तो फिर आगे इसमें 2 टेस्टिंग होती है, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग
जिसमें हमें इंटरनल वर्किंग हमें पता होती है, हम सिर्फ फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं ये चेक करता हूँ कि इनपुट अगर मैं देता हूँ वैलिड यूजर नेम की और वैलिड पासवर्ड की तो सक्सेसफुल लॉगिन होगी आउटपुट। अगर इनकरेक्ट पासवर्ड है तब भी लॉगिन फेलियर होगा, अगर इनपुट इनवैलिड यूजर नेम है तभी जो है लॉगिन फेलियर होगा, अगर एम्प्टी पासवर्ड दिया तब भी फेलियर होगा। पता चले मैं गलत यूजर नेम लेकर पासवर्ड सही डाल रहा हूँ वो मुझे लॉगिन करके दे दे, ये बग है, ये एरर है। अगर वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड दे रहा है तो ये कोड अच्छा है, कोड वेरीफाई हो गया, कोड बिल्कुल ठीक लिखा गया। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में रहता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जिसमें हमें इंटरनल चीज़ें भी पता होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें हम हर प्रोग्राम के कोड को चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हर कोड है वो अप टू डेट है, हम इसमें सारे बग्स को चेक करते हैं, हम कोड की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, कोड कितना अच्छा है, कोड कैसा है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें चेक होती हैं। ये जैसे इन द टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम आर टेस्टेड, हर चीज़ टेस्ट की जाती है, फंक्शनलिटीज़ को, परफॉर्मेंस को, टेस्टिंग मोड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स टू डिटेक्ट एरर, वो चेक करेंगे हर एक बटन, हर एक फेज, हर छोटी से छोटी चीज़ का अपने कस्टमर्स को डिलाइट करने के लिए, उनको कोई मसला ना हो, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ टेस्टिंग इज टू एक्सेस specific attributes of capabilities of programming और system ensuring that they are aligned with the required specifications। में सारा वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये इसका टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट आगे मूव करते हैं। तो जो इससे अगला हमारा है ना फेज वो है डिप्लॉयमेंट, तो डायरेक्ट उसमें चलते हैं। ओके, ये आ गया डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट मीन्स हम उनके सर्वर में जाके इसको इंस्टॉल कर देंगे। द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन्वॉल्व सीरीज एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द फाइनलाइज सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हैंड ओवर कर देती हैं कस्टमर को कि सर दिस इज योर सॉफ्टवेयर, बस हमारा काम। द मेन अभी मेन काम खत्म नहीं होता, ये बात मैंने गलत की है, इसमें अभी हमारा एक काम रहता है वो मैं आगे बताता हूँ। मेंटेनेंस में भी तो देनी है ना, उसकी अपडेशन भी तो देनी है, हम तो आगे मेंटेनेंस अपडेट हम देंगे, ठीक है। अब इसमें जो है ना 4 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, पैरेलल, फेज्ड, पायलट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, और सिस्टम जो है को हम एकदम रिप्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है डाटा लॉस होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। पैरेलल में होता है कि हम विद आहिस्ता 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 तरीके से करते हैं जिसमें डाटा लॉस नहीं होता। फेज में पूरा का पूरा फेज चेंज हो जाता है। पायलट में जो होता है एक सिस्टम को हम पूरा डिप्लॉय कर देते हैं, जब सारा डाटा उसमें चला जाता है और फिर हम पुराने वाले को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है बेसिकली। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट फेज आ जाता है हमारे पास, ये सारे फेज लिखे हुए हैं इसमें, वैसे मैं पढ़ के भी बता देता हूँ मेरे पास। ये डायरेक्ट फेज इन दिस मेथड द ओल्ड सिस्टम इज इंटायरली रिप्लेस, इस सिस्टम में सारा जो सिस्टम है रिप्लेस हो जाता है। द ट्रांजिशन इज द प्रोडक्ट एंड वंस इंप्लीमेंटेड द ओल्ड सिस्टम बिकम ऑब्सोलेट, मतलब डिस्कार्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऑब्सोलेट का मतलब डिस्कार्ड, ठीक है। इसमें वही है सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। ओके, पैरेलल, द पैरेलल मेथड जो होता है इसमें क्या होता है, रनिंग बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम कंकरेंटली for a certain period. This allows for identification distribution of major issue with new system without risking data loss। ये मेन चीज होती है डाटा लॉस। फिर इसमें साल में नया भी होता है, साल में पुराना, दोनों चालू होते हैं। द फेज इम्प्लीमेंटेशन मेथड फैसिलिटी अराउंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन, इसमें हम ट्रांजिशन करते हैं थोड़ी सी तेजी से पर आराम आराम, तेजी से लेकिन सारी नहीं कर देते, पहले कुछ चीज़ें फिर कुछ चीज़ें फिर कुछ चीज़ें फिर कुछ चीज़ें इस तरह करके। पायलट में होता है द न्यू सिस्टम इज इनिशियली डेवलप्ड फॉर स्मॉल यूजर ग्रुप, स्मॉल यूजर ग्रुप को हम देते हैं, जब वो अपना फीडबैक देंगे कि सही है नया सिस्टम तो फिर हम पूरे में इम्प्लीमेंट कर देंगे, अदरवाइज हम उसी में चेंजेस करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंटेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये भी। इसमें ये मतलब होता क्या है, इसमें जो यूजर के डेवलपिंग गुड इसमें आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। इंडस्ट्री ऐसे डेवलपिंग गुड यूजर डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन serve the method of communication among the people responsible for developing and maintaining
अब इसको जो है फॉर एग्जांपल एक डेवलपर बंदा है जिसने इसको बनाया है, फॉर एग्जांपल वो चला जाता है, तो वो उसका कोड अब किसी और को समझ नहीं आएगा, तो वो अपना डॉक्यूमेंट दिया हुआ होगा कि इसमें कौन कौन से कोड्स किए हैं, कैसे किए हैं, क्या उसने मेथोडोलॉजी अप्लाई की है, वो सारा डॉक्यूमेंट फेस में कैसे आ जाता है। मतलब जब नया होगा वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो सारी समझ आ जाएगी, अच्छा ये इस तरह था, ये इस तरह था, वो फिर उसको चेंजेस कर देगा उसमें। ठीक है, इसमें ये होता है इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यूली डिजाइन सिस्टम और मॉडिफाइंग एंड एस्टैब्लिश्ड एप्लीकेशन रिक्वायर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ न्यू सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन की वही बात है कि आपके पास होना चाहिए डिटेल, ताकि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिंग एरर को डायग्नोस करने में, मेकिंग चेंजेस करने में, स्पेशली द सिस्टम एनालिस्ट टू डेवलप अ सिस्टम आर नो लॉन्गर विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो बात मैंने पहले कही थी वो इसने यहाँ पे फिर लिखी, वही लिखी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में बनूँ तो मुझे सारा पता होता है इनमें क्या है क्या नहीं है। फिर आगे मेंटेनेंस फेज आ जाता है। मेंटेनेंस फेज में ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, आपने उनमें सिस्टम जाके वो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अपडेट देनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है ताकि वो स्मूथली रन करे। वही मॉडिफिकेशन, जब भी कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी आपके पास आ जाएगा। और जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपके जो बैंक ऐप्स होते हैं वो रात के वक्त उनकी मेंटेनेंस हो रही होती है, क्योंकि रात के वक्त लोग बहुत कम जो हैं वो यूज़ कर देते हैं अपना बैंक ऐप। दिन का टाइम का ट्रैफिक ज़्यादा होती है, अगर हमने कोई एप्लीकेशन उसमें करनी होगी तो हम रात के टाइम करेंगे। दिन के टाइम की तो जितने भी यूजर्स हैं उनकी तरफ से बुरा फीडबैक आएगा, जिसकी वजह से ऐप जो बैंक होगा वो रिपोर्ट करेगा कि आपने क्या किया ये। जैसे रात के टाइम पे अगर रात के टाइम पे कभी भी आपकी ऐप स्लो हो तो समझ लेना कि उसमें मेंटेनेंस की जा रही है, इसकी मेंटेनेंस हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। ठीक है, फेजेस इसके थे 11। पहला डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दूसरा प्लानिंग, पहला था डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, दूसरा था प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा फेज था वो बड़ा इंपॉर्टेंट, फिजिबिलिटी स्टडी फेज। चौथा एनालिसिस, पांचवा रिक्वायरमेंट गैदरिंग इंजीनियरिंग, जिसमें आगे सब पेजेस थे। सब पेजेस मतलब सॉरी मजीद 3 पेजेस थे जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। छठवां डिज़ाइन, उसके भी आगे 2 थे, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। उसके बाद डेवलपमेंट कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग, इसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। 9 डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन। 10 डॉक्यूमेंट। 11 मेंटेनेंस। तो ये है पूरा का पूरा आपका SDLC। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक को हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया एंड होप कि अगर कोई आपका सवाल रह गया, सवाल आपने जो पूछा कॉमर्स में पूछे, मैं उस क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन आए थे तो उनके ये आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछें, आपको वीडियो मिलेगी, मेरा वादा है। लेकिन तब अगर आप इसमें थोड़े अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो आप सपोर्ट करेंगे मुझे, तब मुझे भी मजा आएगा कि यार मेरे जो बंदे हैं, जो मेरी ऑडियंस है वैसे वो सपोर्टिव है, तो मैं क्यों ना सपोर्टिव बनूँ। तो मेरा फ़र्ज़ रहेगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ, आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, दैट्स इट। और एक अच्छा हमारे दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, पूरा घंटे 1.5 का, जिसमें मैंने SDLC एक ही बार में कवर किया। यूट्यूब पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसने एक बार में SDLC कवर किया हो तो बताना। ठीक है, वैसे किया भी होगा, मुझे वन शॉट वीडियोस आपको बहुत नहीं, लेकिन ये जो वीडियो थी ये डिटेल्ड वीडियो थी। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ सपोर्ट करें अगर आपको वीडियो पसंद आई तब, अदरवाइज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स में सवाल पूछें जिनकी मैं वीडियो बना के आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, होप दिस लेक्चर हैव गिव सम बेनिफिट्स टू यू। ठीक है, अपना ख्याल रखें, पढ़ें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आंसर दूँ। आपसे इस वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआएं में सबको याद रखें, मेहनत करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।